नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं बिकॉज हमने काफ़ी लंबे टाइम से ज्योग्राफी के लेक्चर्स को यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं किया था। वी हैड सम अदर एंगेजमेंट्स। आई थिंक आपको मालूम होगा कि हम लोग ज्योग्राफी की एक बहुत लंबी सीरीज़ को रन कर रहे थे हमारे स्पेशल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ पर भी आपने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सो थैंक यू फॉर दैट। और उस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब तक उस सीरीज़ को हम लोग रेज्यूम नहीं करते तब तक आपके सामने इस ओशनोग्राफी की सीरीज को हम लोग दोबारा से लेकर आ चुके हैं। सो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर जो आपको करंट्स देखने को मिलते हैं वो असल में कौन से होते हैं और उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, किस किस जगह से वो ओरिजिनेट करते हैं, उनका फ्लो करने का तरीका क्या है। नाउ ये वाला मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ ये वाला जो मैप है ये केवल आपको करंट्स के नाम दिखा रहा है और उनकी लोकेशंस को दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उसके बाद आगे जाकर के कुरोशियो करंट आता है, उसके बाद आगे जाकर के ओएशियो करंट आता है, उसके बाद आगे जाकर के आप यहाँ पे जाएंगे तो ये नॉर्थ पैसिफिक करंट आता है। देन हेयर वी हैव दी अलास्का करंट, यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट है। नाउ ये तो केवल आपके लिए एक मैप पे बनी हुई फोटोज हैं, इनका आपको कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इनके साथ एसोसिएट ना कर पाए कि ये यहाँ पे क्यों फ्लो कर रहे हैं, कौन से यहाँ पे करंट्स गर्म हैं, कौन से करंट्स इनमें से ठंडे हैं, एंड ऑल्सो इनका क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर और पानी के ऊपर भी क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। उन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ऑल्सो ये वाला जो लेक्चर है ये काफ़ी रेलिवेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज हम आने वाले लेक्चर में अटलांटिक ओशन के और उसके बाद इंडियन ओशन के करंट्स को डिस्कस करेंगे। सो कुछ मैं आपको थंब रूल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ कि टिपिकली अगर कोई यहाँ पे वार्म करंट फ्लो करता है, इस एरिया में फ्लो करता है, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होता है। टिपिकली अगर दो वार्म या कोल्ड करंट आके मिलते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट होता है। टिपिकली अगर कोई कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है तो उससे क्या इंपैक्ट होता है। इन चीज़ों को मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सो दैट आगे जाकर के जब हम अटलांटिक ओशन के करंट्स को और इंडियन ओशन के करंट्स को समझेंगे, विचारेंगे, तो आपको वो वाली तकलीफें नहीं आएंगी। सो यहाँ पर हम लोग दोनों ही यानी कि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन और सदर्न पैसिफिक ओशन, इन दोनों के ही जो करंट्स हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट की बात करें, साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात करें, पेरू करंट की बात करें, अटलांटिक सर्कमपोलर करंट की बात करें, इन सभी की चर्चा मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ओशनोग्राफी का जो लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों, उसको प्लीज जाकर के डेफिनेटली देखें बिकॉज हमने उसमें ब्रीफली समझाया हुआ है कि जो भी आपके ओशियानिक करंट्स होते हैं वो असल में ओरिजिनेट कहां से करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आपको ये वाली वीडियो समझने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, उसको जाकर के डेफिनेटली आप लोग देख लीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। इसका फायदा क्या है कि जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें जाकर के आप लोग हिस्सा ले पाएंगे। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए साल का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आई है जिसमें कि आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ 20% का एडिशनल डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 18 महीने का जो कॉम्बो का प्राइस है वो मात्र 53,223 का अब रह चुका है, और इसमें अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले डिस्काउंट्स यहां पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी जिनको कि आप लोग अपनी रिविजन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा ये वाले बैचेस आपके लिए 19 तारीख से शुरू करवाए जा रहे हैं जिसमें जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 22 और 23 के जो बच्चे हैं वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए ये वाले बैचेस को अवेलेबल करवाया जा रहा है, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड करते हैं तो। ऑल राइट, नाउ मेरी जो डिस्कशन होने वाली है तीनों के तीनों महासागरों को लेकर, प्रशांत महासागर हो, फिर भले वो हिंद महासागर हो, फिर भले वो आपका अटलांटिक ओशन हो, हम किस तरीके से बात करने वाले हैं ये देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग पैसिफिक ओशन की बात करें तो दोस्तों मैं आपके साथ बात करूंगा इस तरीके से। पैसिफिक ओशन में पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे साउथ पैसिफिक ओशन की। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पहले मैं आपसे बात करूंगा वार्म करंट्स की, फिर बात करूंगा कोल्ड करंट्स की, एंड सिमिलरली साउथ पैसिफिक ओशन में वार्म करंट्स की बात करूंगा, फिर बात करूंगा कोल्ड करंट्स की। नाउ हमने ये वाला पैटर्न यहां फॉलो क्यों किया है, बड़ा सिंपल रीजन है उसके पीछे। अगर एक बार आप समझ जाएंगे कि वार्म करंट्स किस तरीके से बनते हैं, उनके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, एक बार आप समझ जाएंगे कि कोल्ड करंट्स किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, सो आपको आगे जाकर के फिर भले साउथ पैसिफिक ओशन हो,
फिर भले नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो, फिर भले साउथ अटलांटिक ओशन हो, फिर भले नॉर्थ इंडियन ओशन हो, फिर भले साउथ इंडियन ओशन हो, आपको सभी जगह जाकर के कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। वंस यू अंडरस्टैंड ये वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपको समझाऊंगा, आपको आगे जाकर के तकलीफ नहीं होने वाली है। दैट इज व्हाई हमने ये वाला पैटर्न यहां पे फॉलो किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम वार्म करंट्स ऑफ द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन की बात करें तो कुल मिला के यहां पे 3 करंट्स हैं। नाउ अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोग मैप को जाकर के देखेंगे, जैसे कि ये वाला मैप आपके सामने है, आपको कुछ भी यहां पर समझ नहीं आएगा। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई गई हैं। अगर ये वाला मैप नहीं देखना, इवन अगर आप ये वाला मैप देखेंगे जो कि आपको केवल नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन को दिखा रहा है, यहां पर भी बहुत सारे ऐसे करंट्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आएंगे। ये कई सारे छोटे मोटे करंट्स का भी यहां पे नाम लिया गया है, लेकिन हम जो करंट्स की बात कर रहे हैं ये वो वाले करंट्स हैं जिनको आप यहां पर नहीं छोड़ सकते हैं। दीज आर द करंट्स जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट की बात करूंगा, नंबर 2 पे बात करूंगा कुरोशियो करंट की, नंबर 3 पे बात करूंगा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट की। अब देखिए, नंबर 1 नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड फ्लोज इन वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड रीचेस द फिलीपींस कोस्ट। अब देखिए, इसको मैप पे समझ लीजिए, ये रहा आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कैन यू सी दिस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट? ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ इस एरिया से। ये वाला एरिया कौन सा है? ये दोस्तों आपका एरिया है मेक्सिको का। सो यहां से शुरू हुआ, इस तरीके से यहां तक आया, उसके बाद ये फ्लो करते करते कहां तक पहुंच जाता है? ये वाला एरिया जो कि आपका फिलीपींस का एरिया है, यानी कि फिलीपींस की जो कंट्री है, ये वहां तक पहुंच जाता है। सो यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई और यहां पर जाकर के ये खत्म होता है। ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का आपका लोकेशन है। अभी हमने केवल इसके लोकेशन को समझा है। अब समझेंगे कि असल में ये पैदा क्यों होता है। इसके पैदा होने के पीछे जो प्रमुख कारण है वो कुल मिला के 2 कारण है। पहला कारण तो यहां पर आपको मालूम होगा कि बहुत सारी विंड्स चल रही होती हैं। आपने पढ़ा होगा प्लैनेटरी विंड्स के बारे में, हमने आपको पढ़ाया है। सो जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं दोस्तों, उसमें जो आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो वाली विंड्स इन चीजों को पुश करती हैं और उसकी वजह से ही आपका ये वाला जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये बनने में आता है। लेकिन एक चीज को और समझिए कि जो भी ओशन के जो भी हिस्से में जो भी करंट्स आपके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक साइकिल को फॉलो करते हैं। अब ये वाला करंट जब यहां पे आएगा तो ऑब्वियसली ये आगे भी जाएगा, तो आगे जाकर के ये किसी और करंट को जन्म देगा, फिर वो आगे जाकर किसी और करंट को जन्म देगा, फिर वो किसी और को देगा। यहां पर है फाइनली जो करंट एक आपका फाइनल होगा, वो वाला करंट इस करंट में आकर के मिल जाएगा। सो ये वाला जो पीछे से आ रहा करंट था, ये भी इसको यहां पर पुश कर रहा है। और वही बात आपको यहां पे समझनी होगी, हर जगह ये वाला रूल, हर जगह ये वाला लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा कि करंट के पीछे एक और करंट आ रहा होता है जो कि उसको पुश कर रहा होता है। इस केस में द करंट इज ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द कैलिफोर्नियन करंट। अब देखिए, कैलिफोर्नियन करंट इधर से आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, और इस करंट ने इसको यहां पे पुश किया, जिसकी वजह से ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि इट इज फ्लोइंग इन दी वेस्टर्ली डायरेक्शन, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ जा रहा था। दैट इज वाई ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। और क्योंकि ऊपर से इसको पुश करने वाला आपका कैलिफोर्नियन करंट था, इसीलिए इसका वो ओरिजिन में काफी हेल्प करता है। समझ गए बात? ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। इसमें आपको केवल इतनी ही जानकारी चाहिए थी, इसके बेसिस पे आपका NEC यहां पर खत्म हो जाता है। अगले करंट की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, और यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि ये वाले जो ओशियानिक करंट्स होते हैं किस तरीके से ये संबंध रखते हैं साइक्लोन्स के ओरिजिन से। अब देखिए, अगला करंट जो आपका आता है वो आता है कुरोशियो करंट का। द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड। मैंने कहा कि वो करंट जब जाएगा तो मरेगा तो नहीं, उसके बाद आगे जाके किसी और करंट को जन्म देगा। वो नॉर्थवर्ड टर्न कर जाता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिलीपींस एंड दस इट गिव्स बर्थ टू द कुरोशियो करंट। तो वही वाली फोटो को आगे देखिए दोबारा से कि यहां पर, अब देखिए इसको पूरा हम मिटा देते हैं। ये आपका करंट आ रहा था नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये करंट जब यहां पे इसके सामने कई सारे कॉन्टिनेंट्स आएंगे तो उसकी वजह से ये मूव करेगा, नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू करता है, और यहां पर लिखा हुआ है कुरोशियो करंट। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिलीपींस एंड गिव्स बर्थ टू द कुरोशियो करंट। अब ये कौन सा करंट है? ये एक वार्म करंट है। हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो आपके करंट्स लोअर लैटिट्यूड्स में, जो आपके करंट्स इक्वेटर के पास शुरू होते हैं, वो हमेशा गर्म पानी होगा, बिकॉज वहां पर आपकी सोलर इंसोलेशन काफी ज्यादा होती है। सो ये आपका वार्म करंट है।
अगर वार्म करंट है तो टेम्परेचर हाई करेगा। टेम्परेचर हाई कहां पे कर देगा? टेम्परेचर हाई कर देगा इस पूरे के पूरे एरिया में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये किस कंट्री का एरिया है? चाइना का एरिया है। ये वाला एरिया जापान का एरिया है। और ये चाइना और जापान के इलाकों में जो साइक्लोन्स को लेकर आता है, हमने आपको पढ़ाया था कि इस इलाकों में साइक्लोन्स को टाइफून्स कहा जाता है। जितना ज्यादा ये वाला करंट गर्म होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन टाइफून्स के ओरिजिनेट करने की। और क्योंकि ये यहां पे साइक्लोन्स को लेकर आता है, क्योंकि ये यहां पर साइक्लोनिक रेनफॉल को करवाता है, इसीलिए रेनफॉल इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हाई ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया। सो ये बात आपको आगे जाकर के एक थंब रूल की तरह याद करनी है कि अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये क्या है? अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये क्या है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना जापान है। अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे कोई वार्म करंट जा रहा है तो वो वहां पे साइक्लोन्स करवाएगा ही करवाएगा। ये एक थंब रूल है। आगे जाकर के जिस भी महासागर में हम लोग देखेंगे वहां पर आपको ये चीज समझ आएगी कि वार्म करंट की वजह से वहां पे साइक्लोन्स आपके ओरिजिनेट होते ही होते हैं। ये पहला थंब रूल जो कि आपको याद करना होगा। अब इसके बाद तीसरा वार्म करंट जो कि हमें देखने को मिलता है, दैट इज दी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये वाला जो वार्म करंट है, अब कुरोशियो करंट ही आगे जाके बढ़ेगा। इट इज एक्सटेंडेड फर्दर ईस्टवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज। अब जब आप ऊपर जाएंगे, सो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपका लैटिट्यूड बढ़ रहा है। यहां पर आपका लैटिट्यूड आप यहां तक पहुंच चुके हैं कुरोशियो करंट के माध्यम से। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं 30 डिग्रीज के आसपास, तो यहां पर कौन सी विंड्स ब्लो करती हैं? यहां पर विंड्स ब्लो करती हैं वेस्टर्ली विंड्स। और इन वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ये वाला जो कुरोशियो करंट है ये पानी इधर जाना शुरू कर देगा, जो यहां पे लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक करंट, और इसी को हम लोग कह रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और ये वाला पानी बहते बहते कहां तक पहुंच जाएगा? ये वाला पानी बहते बहते नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच जाएगा। इट रीचेस द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेकिन ये वाला जो करंट है ये आगे जाके दो ब्रांचेस में, दो शाखाओं में बंट जाता है। वो वाली दो ब्रांचेस कौन सी हैं? एक तो इसकी ब्रांच है एलुशियन करंट की, दूसरी इसकी ब्रांच है कैलिफोर्नियन करंट की। अब यहां से होती है कंफ्यूजन की शुरुआत। ये वाले मैप में आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे सो ये नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है यहां पे एलुशियन करंट मेंशन नहीं है, केवल आपका कैलिफोर्नियन करंट मेंशन है, राइट। अब इसके लिए ये वाले मैप को रेफर कीजिए। ये देखिए ये वाला आपका करंट आ रहा था, शुरू से बताता हूं आपको, ये यहां से आपका पैसिफिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा था। जब ये आता गया ऊपर गया, कुरोशियो करंट बन गया। कुरोशियो करंट जब ये ईस्टवर्ड जाना शुरू किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, तो ये क्या बन गया? नॉर्थ पैसिफिक करंट बन गया। और जो भी यहां पे हम लोग ये वाला जो कलर है इसमें दिखाएगी जो भी यहाँ पे करंट्स हैं ये आपके वार्म करंट्स हैं। जब ये यहां तक पहुंचा, इसके बाद दोस्तों ये वाला करंट टूटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू होता है। इसमें कई सारे छोटे छोटे करंट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अलास्का करंट, फॉर एग्जांपल आपका एलुशियन करंट, फॉर एग्जांपल आपका सब आर्कटिक करंट, कई सारे छोटे छोटे करंट्स, यहां पर बेरिंग करंट, ये कई सारे अनादेर करंट, ये यहां पे देखिए आपका लीमैन करंट, कई सारे करंट्स हैं। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि जी हाँ इनकी लोकेशन कहां पर है। अगर आपसे ये मैं पूछूं कि एलुशियन करंट कहां देखने को मिलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं कि अलास्का करंट कहां देखने को मिलता है, तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिल जाता है। इतनी जानकारी अगर आप दे देंगे, एग्जामिनर आपसे संतुष्ट हो जाएगा। अब इसकी जो दूसरी शाखा है जो कि हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है वो है कैलिफोर्निया करंट, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड करंट्स की कैटेगरी के अंतर्गत। अब ये देखिए जो आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, इसकी दो ब्रांचेस बन गई। पहली ब्रांच बन गई एलुशियन करंट की, दूसरी ब्रांच बन गई कैलिफोर्नियन करंट की। अब ये नॉर्दर्न ब्रांच जो है ये आगे जाके एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो करती है ना। ये काफी ज्यादा मुश्किल है समझना कि ऐसा क्यों करती है, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना। अभी तक क्या हो रहा था, आपकी सारी चीजें क्लॉकवाइज चल रही थी। ये देखिए क्लॉकवाइज चल रही थी, राइट, ये क्लॉकवाइज है। लेकिन ये वाला जो करंट है ये यहां पे जाते जाते सडनली एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हमें इसको नहीं समझना कि ये क्यों हो रहा है, हमें तो केवल ये देखना है कि जी हाँ इसी करंट की एक शाखा है जो कि अलास्का करंट को और जो एलुशियन करंट को यहां पे जन्म दे रही है। और साथ में हमें देखना है कि पैसिफिक करंट जो है इसकी एक शाखा नीचे को भी आ रही है। सो ये आपके तीन करंट्स हैं, तीनों आपको समझ आने बहुत ही जरूरी हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर के कोल्ड करंट्स की, यानी कि शीत करंट्स की, जिसमें कि आपका नंबर 1 पे आएगा कौन सा? ओयोशियो करंट, और नंबर 2 पे आपका आ जाएगा कैलिफोर्निया करंट।
अगर हम लोग बात करते हैं ओयोशियो करंट की, पहले तो इसको ये समझ लो कि इसका दूसरा नाम भी है। द ओयोशियो कोल्ड करंट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द क्यूराइल कोल्ड करंट। तो इसको क्यूराइल कोल्ड करंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला कोल्ड करंट कहाँ फ्लो करता है, इसकी लोकेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझनी। ये वाली आपकी जो करंट है, ये देखिए यहां पर, इसी में आपको देख लेते हैं। ये रहा आपका ओयोशियो करंट। अब मैंने क्या कहा कि ये ठंडा करंट है। जब मैं इतना बोल रहा हूं कि ये ठंडा करंट है, इसका मतलब इसका ओरिजिन कहां से होगा, इसका मतलब ये यहां कहीं से आएगा, ऊपर से। नीचे से तो नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से जो भी करंट आता है वो गर्म करंट आता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे आएगा। यहां से नहीं समझ आ रहा तो यहां पे आके देख लो, ये देखो आप क्यूराइल करंट देख पा रहे हो। तो क्यूराइल करंट दोस्तों ये रही आपकी एरो, तो ऊपर से नीचे आएगा, बिकॉज ऊपर के इलाके ठंडे इलाके हैं, तो ऊपर से ही ठंडे पानी को नीचे लेकर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ओयोशियो करंट है, ऑल्सो कॉल्ड एज द क्यूराइल कोल्ड करंट। दिस कोल्ड करंट फ्लोज थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट, आपने नाम सुना होगा बेरिंग स्ट्रेट का, एंड इट फ्लोज इन दी सदरली डायरेक्शन। डायरेक्शन को समझो, सदरली किसको बोलते हैं, यानी कि ये साउथ की तरफ जा रहा है और नॉर्थ से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, इसीलिए सदरली डायरेक्शन बोल रहे हैं। और उत्तर से आएगा, ठंडे पानी को लेकर आएगा। इट इज ट्रांसपोर्टिंग द कोल्ड वाटर ऑफ द आर्कटिक सी इनटू द पैसिफिक ओशन। तो ऊपर यहां पर जो आपकी आर्कटिक सी का एरिया है, यहां पर जो आपकी आर्कटिक सी का एरिया है, इसको ये यहां से नीचे लाता है और अंदर जाकर के किसमें मिक्स करता है पानी को, पैसिफिक ओशन के अंदर जाकर के उस पानी को मिक्स कर देता है। अब क्या हुआ, अब जब ये मिक्सिंग करेगा तो वहां पर इसको कोई गर्म करंट भी तो मिलेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, दूसरा थंब रूल आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहला हमने देखा था कि अगर वार्म करंट होगा, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे साइक्लोन को लेकर आएगा। दोस्तों जब एक वार्म करंट एक ठंडे करंट से मिलता है, ये देखिए ओयोशियो करंट एक कोल्ड करंट है, कन्वर्जेंस ऑफ द कोल्ड करंट एंड द वार्म करंट कॉजेज डेंस फॉग विच बिकम्स द पोटेंशियल हैजार्ड फॉर नेविगेशन। जब दो करंट्स मिलेंगे, एक तरफ आपका वार्म करंट मिलेगा, एक तरफ आपका कोल्ड करंट मिलेगा, जब ये दो करंट्स मिलेंगे तो दोस्तों इसमें कोल्ड करंट्स में ऑब्वियसली कोल्ड करंट हैवी होगा, वार्म करंट लाइट होगा। तो कोल्ड करंट जब हैवी होगा उसका पानी नीचे आ जाएगा, वार्म करंट जिसका पानी हल्का है वो ऊपर रह जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, क्योंकि नीचे जो कोल्ड करंट है इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर है कम और ऊपर वाले का टेम्परेचर है ज्यादा, द टेम्परेचर इज मोर। सो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ। और हमने आपको क्या बताया था, जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तब क्या पैदा होगा, तब फॉग पैदा होगा। जैसे हमें एक महीना पहले उत्तरी भारत में दिल्ली में देखने को मिला, जब आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत गिर जाता है तो आपको फॉग देखने को मिलती है। तो द कन्वर्जेंस ऑफ द कोल्ड ओयोशियो करंट विद द वार्म कुरोशियो करंट कॉजेज डेंस फॉग्स विच बिकम पोटेंशियल हैजार्ड्स फॉर नेविगेशन। ऑब्वियसली जब आपकी इतनी धुंध होगी तो वहां पे नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपका थंब रूल नंबर 2 है। इसी के साथ जुड़ा हुआ थंब रूल नंबर 3 भी है, वो भी जान लीजिए। एक ठंडा करंट जो होता है वो हमेशा अपने साथ कुछ चीजों को और भी लेकर आता है। वो चीजें क्या होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स। ठंडा करंट हमेशा अपने साथ फाइटोप्लैंक्टन्स को लेकर आता है, जो कि फिशेस के लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली इस तरह की चीजें होती हैं जिनको कि फिशेस खाती हैं। जितना ज्यादा मात्रा में वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर मछलियां आएंगी। जितनी ज्यादा मात्रा में मछलियां आएंगी, उतनी ज्यादा मात्रा में मछुआरे आएंगे और ऐसे ही एक फिशिंग ग्राउंड का जन्म हो जाता है। सो यहां पर द जोन ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओयोशियो एंड द कुरोशियो on the east coast of Japan and China is very very well known for very high fish catch. It is also known as the northwestern Pacific fishing ground. एंड इसीलिए दोस्तों चाइना और जापान जो है ये दुनिया के काफी बड़े फिश मरीन प्रोड्यूसर्स भी माने जाते हैं। अब देखिए इस मैप को दोबारा से देख लीजिए, क्या हुआ, यहां पर आपका ऊपर से आया ओयोशियो करंट, यहां पर आपका नीचे से आ रहा था कुरोशियो करंट, ये दोनों मिले यहां पर, ये दोनों मिले यहां पर। ये कहां पर मिले, आप एज यू कैन वेरी वेरी क्लियरली सी कि दोनों जब मिले, ये वाला आपका जापान का एरिया में मिले, ठीक है। तो भाई इस पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया फिशिंग ग्राउंड। लेकिन ये फिशिंग ग्राउंड पैसिफिक ओशन में है तो हमने इसको बोल दिया पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड। लेकिन ये फिशिंग ग्राउंड पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में है, नॉर्थ पैसिफिक में है और वेस्टर्न साइड पे है। सो हमने इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड। ये आपका बन गया दो
करंट्स के मिलने की वजह से, ठंडा और गर्म करंट जब मिलते हैं तब जाकर के एक फिशिंग ग्राउंड को पैदा करवाती हैं। अब आप समझे रूल नंबर 2 मैंने आपके सामने, मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देता हूं, गलती नहीं करनी है। रूल नंबर 1 भी याद कर लीजिए, साइक्लोन्स वाला रूल था वो रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 आपका यह है कि जब भी कोई ठंडा करंट आएगा और वो एक वार्म करंट के साथ जाकर के मिलेगा तो पहले तो वो वहां पर फॉग करवाएगा, धुंध करवाएगा। और रूल नंबर 3, क्योंकि ठंडा करंट आ रहा है तो वो साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स को लेकर आएगा और वो वहां पर जाकर के एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड को क्रिएट कर देगा। अगर आपको ये 3 चीजें समझ आ गई, आपको बाकी की जो ओशंस के करंट्स हैं उसमें केवल नाम याद करने हैं और कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। ये 3 रूल्स हैं जो कि हम बार बार अप्लाई करने वाले हैं। एक और रूल है जो कि बच जाता है, जिसकी चर्चा मैं फाइनली करने वाला हूं, और ये है कैलिफोर्निया करंट। अब हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया करंट की, जो कि कोल्ड करंट है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन का। ये देखिए आपके सामने कैलिफोर्निया करंट है। अब कैलिफोर्निया करंट में क्या हो रहा था दोस्तों, कैलिफोर्निया करंट में ये आपका ईस्टवर्ड एक्सटेंडेड पोर्शन है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो गर्म करंट था नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, वो 2 ब्रांचेस में टूट रहा था, अलास्का और कैलिफोर्निया करंट ऊपर जा रहा था, अलास्का करंट नीचे आ रहा था, कैलिफोर्निया करंट, अलास्का एलुशन वगैरह वगैरह ऊपर जा रहे थे। अब ये वाला जो कोल्ड कैलिफोर्निया करंट है, इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर अलोंग द कैलिफोर्नियन कोस्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। और ये आगे जाकर के क्या करेगा, ये आगे जाकर के जब ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे जाएगा तो ये वहां पर जाकर के जन्म देगा डेजर्ट्स को। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट में क्या दिक्कत होती है कि कोल्ड करंट अपने साथ ड्राइनेस लेकर आता है। आप खुद देखिए, जब आप ठंडे पानी में क्या दिक्कत होती है कि वो बहुत ज्यादा अपने साथ एरिडिटी और ड्राइनेस को लेकर आता है। जब ये अपने साथ ड्राइनेस को लेकर आएगा तो वहां पर जो डेजर्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में और उनकी जो ड्राइनेस है उसको बढ़ाने में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जब ये कोल्ड करंट फ्लो करेगा, ये वाला आपका करंट है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं द कैलिफोर्निया करंट। और ये वाला जो कैलिफोर्निया करंट है आगे जाकर के ये यहां पर 2 हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम है मोहावे, दूसरे का नाम है सोनोरन, और ये दोनों के दोनों डेजर्ट्स को फॉर्म करवाने में इसी कैलिफोर्निया करंट का एक बड़ी भूमिका बन जाती है। सो यू कैन क्लियरली सी दिस करंट आफ्टर रीचिंग द मैक्सिकन कोस्ट टर्न्स वेस्टवर्ड्स एंड मर्जेस विद द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो वो तो आपका साइकिल पूरा हो गया, जैसे हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा साइकिल पूरा करना है आपको, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ जाके मर्ज करेगा, यहां पर आकर के मर्ज करेगा। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ड्राइनेस ऑफ द मोहावे एंड द सोनोरन डेजर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। क्लियर है दोस्तों ये बात? ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया 4th एंड द फाइनल रूल, दैट इज रूल नंबर 4। और ये क्या है कि अगर कोई भी ठंडा करंट वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे आकर फ्लो करेगा तो वो वहां पर डेजर्ट्स को जन्म देगा ही देगा। ये वाला रूल भी हम कई बार यूज करने वाले हैं। तो 4 रूल्स मैंने आपको बताए, इन 4 रूल्स के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा आगे जाकर के जितने भी करंट समझेंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देख लीजिए हमने क्या याद करने को बोला था। एक मैंने याद करने को बोला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा मैंने याद करने को बोला कुरोशियो करंट, तीसरा मैंने याद करने को बोला नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये तीनों याद हो गए। चौथा मैंने याद करने को क्या बोला, चौथा मैंने याद करने को यहां पर बोला आपको कैलिफोर्निया करंट और ओयोशियो करंट। 2 करंट्स और याद करने को बोले, ओयोशियो का दूसरा नाम क्यूराइल है, और 5वां मैंने यह बोला आपको कैलिफोर्निया करंट। ये आपका साइकिल पूरा हो गया। ये देखिए आपके सामने आपका साइकिल पूरा करवा देते हैं। यहां से शुरू हुई थी कहानी, यहां से आगे बढ़ी कहानी, उसके बाद ऊपर गई, फिर इधर आई, उसके बाद ये नीचे आई और ये यहां से आई। बस एक ये करंट साइड से आ रहा है जो कि यहां पर आके मिल जा रहा है। और ये काफी रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड बना हुआ है इसी करंट के आने की वजह से। इसके माध्यम से हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन के जो वार्म और कोल्ड करंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब बहुत आसान है बात, इस मैप को भी देख लो अगर इसको देख के समझना चाहते हो। ये देखिए पैसिफिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, आगे बढ़ी कहानी, आगे बढ़ते बढ़ते चली गई कुरोशियो में, कुरोशियो से आगे बढ़ते बढ़ते चली गई नॉर्थ पैसिफिक करंट में। यहां से आगे बढ़ती हुई छोटी छोटी ब्रांचेस निकली जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये वाली ब्रांच हमारे लिए रेलेवेंट है, नीचे आई और ये कहानी यहां पर आके समाप्त हो गई। और ये ऊपर से आ रहा था आपका ओयोशिया करंट जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके 5 करंट्स मैंने आपको याद करने को बोले हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े सदर्न पैसिफिक ओशन की तरफ, दैट इज दक्षिणी
प्रशांत महासागर। चलिए सबसे पहला साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात करेंगे। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट की। केवल 2 ही करंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए जैसे वहां पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, NEC, ये वाला NEC है। सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, SEC। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये कहानी यहां से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले पीछे से कुछ इसको पुश करेगा, तो ये वाला करंट इसको पीछे से यहां से पुश कर रहा था और ये वाला फिर यहां से फ्लो करना शुरू कर दिया। अब क्या लिखेंगे, द साउथ इक्वेटोरियल करंट इन द पैसिफिक ओशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका आ गया, एंड गोज अप टिल द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहां पर क्या है कि ये वाली कंट्री आती है जिसका आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी के नाम से। इन्होंने रिसेंटली अपनी एक छोटी सी क्रिकेट टीम भी बनाई थी। सो पापुआ न्यू गिनी की ये वाली आपकी जो कंट्री है यहां तक ये जाएगा और यही बात यहां पे लिखी हुई है, द साउथ इक्वेटोरियल करंट इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। एक तो आपका ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो NEC में रहा था वो यहां पर भी रहेगा। यहां से आपकी विंड्स आ रही हैं जो कि पानी को पुश करेंगी, और दूसरा आपका पेरू करंट भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो करंट है इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये भी वेस्टर्ली डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये देखिए वेस्ट से शुरू हुआ, सॉरी ईस्ट से शुरू हुआ, वेस्ट तक जा रहा है। वेस्ट को जाने वाली चीज को वेस्टर्ली बोल दिया आपने। उसके बाद द करंट इज बाइफर्केटेड इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न ब्रांचेस नियर न्यू गिनी, तो ये पापुआ न्यू गिनी तक जाएगा, वहां पर जाकर के इसका विभाजन होगा, 2 ब्रांचेस, 2 शाखाएं बनेंगी। नॉर्दर्न ब्रांच ऊपर चला जाता है, उसको भूल जाओ। सदर्न ब्रांच नीचे आता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो जो सदर्न ब्रांच आ रही नीचे वही वाला आपका बन जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए यहां तक आपकी कहानी आपको समझ आई कि भाई ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट ऊपर यहां पे फ्लो कर रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो इस तरीके से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनता आ रहा है। इसकी असल में एक शाखा ऊपर को जाती है जो कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में देखने को मिलती है, उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप लोग एक बार जान लीजिए कि ये आपका दूसरा करंट जो कि आपको याद करना है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब आपको क्या लगाना है, रूल नंबर 1, कि ये जो करंट था ये वार्म करंट था। इसी की शाखा आपको देखने को मिली ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की, ये वार्म करंट है। अगर कोई वार्म करंट किसी कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे जा रहा है, ये ईस्ट कोस्ट है, तो वहां पर क्या करवाएगा, वहां पर ये साइक्लोन्स को जन्म देगा। और वही चीज यहां पर हो रही है कि इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच आर नोन एज विली विली। तो साइक्लोन्स को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। दोस्तों हमने हमारे रूल नंबर 1 की मदद से ये जान लिया कि जी हां, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये क्योंकि एक वार्म करंट है, टेम्परेचर को बढ़ाएगा और इसीलिए यहां पर बारिश भी ज्यादा होगी और यहां पर विली विली करंट्स भी देखने को मिलेंगे। दैट्स इट। अब आपने देखा कि पहले कितना समय लगा और अब कितनी आसानी से आपने उन चीजों को समझ लिया है। इसके बाद कोल्ड करंट्स ऑफ द सदर्न पैसिफिक ओशन, इसमें 2 करंट्स आते हैं। एक आपका आता है पेरू करंट, दूसरा आपका आता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इसको भी समझ लीजिए, बहुत आसानी होगी जब हम लोग सदर्न अटलांटिक और सदर्न इंडियन ओशन को समझेंगे। नंबर 1 पेरू करंट, इसका दूसरा नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज दी हम्बोल्ट करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं एल नीनो की तब इसके बारे में जानकारी आपको और दूंगा। इसको प्लीज याद कर लीजिए कि इसके 2 आपको नाम ध्यान रखने बहुत ही जरूरी है। ये क्या है, ये एक कोल्ड करंट है। हमने बताया कोल्ड करंट है, कहां से फ्लो कर रहा है, ये देखिए आपके सामने वही वाली फोटो फिर से दिखा रहे हैं। तो ये कोल्ड करंट है क्योंकि ये यहां से आता है, यहां से शुरू होता है। अब ये क्या था, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक नॉर्दर्ली करंट है जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो करता है। और वही बात यहां पे लिखी हुई है कि इट इज अ नॉर्दर्ली करंट। अब क्या था, रूल नंबर आपको लगाना है रूल नंबर आपको लगाना है 4। हमने रूल नंबर 4 की जो बात करी थी दैट वाज कि अगर कोई ऐसा ठंडा करंट है जो कि किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे जा रहा है तो वहां पे क्या फॉर्म करवाएगा, वहां पे डेजर्ट फॉर्म करवाएगा। तो जी हां, पेरू करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ड्राइनेस ऑफ द एटाकामा डेजर्ट, और ये रहा आपका एटाकामा डेजर्ट। यहां पर देखिए पेरू करंट ऊपर जाता रहा और यहां पर इतना बड़ा डेजर्ट जो है ये फॉर्म हो गया। एटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना जाता है। ठीक है, यहां पर लोग रहते हैं लेकिन फिर भी ये दुनिया का बहुत बड़ा गर्म इलाका माना जाता है। लेकिन वार्म करंट के साथ, कोल्ड करंट के साथ हमारा एक और रूल था, वो क्या था कि
कोल्ड करंट अगर साथ में लाता है तो क्या लेकर आता है? कोल्ड करंट हमेशा अपने साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स को भी लेकर आता है। रूल नंबर 3 था, जिसकी वजह से यहां पर क्या पैदा होगा? एक फिशिंग ग्राउंड पैदा होगा। सो ये फाइटोप्लैंक्टन्स लेकर आएगा तो मछलियों की संख्या बढ़ेगी, मछलियों की संख्या बढ़ेगी, मछुआरों की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके यहां पर एक फिशिंग ग्राउंड पैदा हो जाएगा। और ये वाला जो फिशिंग ग्राउंड है, इसकी लोकेशन समझ लीजिए। ये देखिए यहां पर ये वाला बन गया आपका फिशिंग ग्राउंड। कहां पर है? साउथ पैसिफिक में है, तो साउथ पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड बन गया। लेकिन साउथ पैसिफिक के ईस्टर्न साइड पे है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड। तो ये आपके दुनिया में गिने चुने ही फिशिंग ग्राउंड्स हैं, 4-5 से ज्यादा फिशिंग ग्राउंड्स नहीं हैं। सो इसीलिए याद करने काफी रेलेवेंट हो जाते हैं कि ये आपका दुनिया का दूसरा साउथ ईस्ट पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड बनता है। प्रशांत महासागर में कुल मिला के 2 फिशिंग ग्राउंड्स आपके बन गए, जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे। दैट्स इट, ये आपका पेरू करंट है। और इसके बाद जो एक बच जाता है, हालांकि वैसे कुछ बच्चे मुझसे बोल सकते हैं कि सर पैटागोनिया डेजर्ट भी है, तो पैटागोनिया डेजर्ट यहां पे फॉर्म होता है दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। उसका नाम है पैटागोनिया डेजर्ट, वो भी काफी गर्म इलाका माना जाता है। लेकिन ये वाला जो पैटागोनिया डेजर्ट है, असल में इसकी फॉर्मेशन कोल्ड करंट की वजह से नहीं हुई। तो डेजर्ट्स कई तरीकों से फॉर्म होते हैं। एक तरीका कोल्ड करंट्स है, दूसरा तरीका एक और होता है, और उस तरीके से ये वाला पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पेरू करंट, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट अगर हम लोग करंट की बात करें तो वो है आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये वाली जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये कहां पे फ्लो कर रही होती है? ये देखिए, इसी मैप में दोबारा दिखाता हूं आपको, ठीक है। चिंता मत करो, आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा, लास्ट में सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ये आपको जो इसमें लिखा हुआ है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। अब आप पूछेंगे सर इसको सर्कमपोलर क्यों कहा गया है? इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये देखिए, धरती गोल होती है, धरती गोल होती है, तो इस तरीके से यहां पर ना ये इस तरीके से फ्लो करता है ऊपर, सर्कमपोलर। तो पूरे पोल्स के अराउंड एक सर्कमफ्रेंस के थ्रू ये कवर करता है, इसीलिए इसको सर्कमपोलर करंट कहा जाता है। ये तो हमने आपके सामने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये एक करंट इस तरीके से है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो करंट है ये असल में हमारे पूरे मैप में फ्लो करता है। अगर आप इस पर्टिकुलर यहां पर वो वाली इमेज नहीं दिखाई हुई है, पूरा अगर आप मैप ड्रॉ करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर ये फ्लो करता है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। ये वाला जो सर्कमपोलर करंट जिसको कि हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं दोस्तों, हम कहां पे आप पहुंचे हैं? हम लोग आप पहुंचे हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री के सदर्न लैटिट्यूड पे। इस लैटिट्यूड में क्या फ्लो करता था? याद कीजिए, कौन सी परमानेंट विंड्स फ्लो करती थी? वेस्टर्लीज की परमानेंट विंड्स फ्लो करती थी। और ये वाला जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना, ये उन्हीं वेस्टर्लीज की परमानेंट विंड्स के तहत यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात करें, सो अ स्ट्रॉन्ग ओशन करंट, इनफैक्ट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओशन करंट नोन एज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट flows from west to east under the influence of the westerlies between Tasmania and southern American coast in the zone of 40 to 50 degree south latitudes। यहां पर जो वेस्टर्लीज फ्लो करती है, इनको नाम दिया था, आपको याद होना चाहिए, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s। और जब ये सारी की सारी चीजें यहां पर फ्लो करती हैं, तब इतना स्ट्रांग हमें ओशियानिक करंट देखने को मिल जाता है। इस करंट की भी आगे जाकर के 2 शाखाएं बनती हैं, ये देखिए। और ये हमारी अगली क्लास के आगाज के पहले का जो आप मान सकते हैं कि एक प्री कंक्लूजन है कि भाई यहां पर 2 शाखाएं बनी, एक ब्रांच तो आपकी चली गई पेरू करंट में जाकर मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, ये वाला आपका करंट यहां से आ रहा था, तो ये एक ब्रांच तो चली गई जो कि पेरू करंट के अंदर जाके मीट कर गई, ये आपका पेरू करंट है। एक ब्रांच यहां चली गई और दूसरी ब्रांच इसके नीचे चली गई। किसके नीचे? ये वाला जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसको केप हॉर्न कहा जाता है। तो केप हॉर्न को क्रॉस कर कर ये एंटर कर गई किसमें? यहां पर क्या है? यहां पर है अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर में चलेगी और वहां पर भी इसी तरीके से फ्लो करेगी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से ही फ्लो करेगी। ये आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच एंटर्स द अटलांटिक ओशन थ्रू द केप हॉर्न व्हाइल द सेकंड ब्रांच टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड जॉइंस द पेरू करंट्स। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे करंट्स यहां पर पैदा हो जाते हैं। समझ आ गया? मैंने आपको केवल और केवल 4 करंट्स याद करने को कहा है सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। कुल मिला के हमने इस वीडियो में 9 करंट्स को याद करा, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले सदर्न पैसिफिक ओशन की कहानी समझ लीजिए। यहां से कहानी की शुरुआत हुई थी, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट गया, उसके बाद ऊपर से नीचे आया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, नॉर्थ से साउथ आया,
उसके बाद ठंडे करंट की बात करेंगे ब्लू कलर में, तो ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रहा था, वेस्ट से ईस्ट गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, ठीक है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s, और उसके बाद साउथ से नॉर्थ आया पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। कहानी खत्म हो गई, सर्कल क्लोज हो गया। बस ये वाले 4 करंट्स साउथ में और ऊपर में 5 करंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी मैप में वो सारे के सारे करंट्स दिखाए गए हैं, दैट इज व्हाई वी चोज टू कीप दिस मैप। नंबर 1 आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नंबर 2 आपका कुरोशियो करंट, नंबर 3 आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट, नंबर 4 आपका क्यूराइल करंट, नंबर 5 आपका कैलिफोर्निया करंट, नंबर 6 आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, नंबर 7 आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, नंबर 8 पे आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और नंबर 9 पे दोस्तों पेरू करंट बन जाता है। अब याद क्या करना है, 4 रूल्स याद करने हैं। पहला रूल, अगर कोई वार्म करंट होगा ईस्ट कोस्ट पे फ्लो करेगा, क्या लेकर आएगा दोस्तों, वो लेकर आएगा आपके साइक्लोन्स को। रूल्स भी आपको याद करवा रहा हूं। नंबर 2 रूल क्या है कि अगर कोई ठंडा करंट होगा जो कि किसी वार्म करंट के साथ जाकर के मिलेगा, वो क्या करेगा, वो यहां पर लेकर आएगा फॉग। और नंबर 3, ठंडा करंट जब साथ में लेकर आता है तो क्या लेकर आता है, फाइटोप्लैंक्टन्स को लेकर आता है, जो कि मछलियों को बढ़ाता है, जो कि फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। 2 फिशिंग ग्राउंड्स हैं, एक आपका ये वाला फिशिंग ग्राउंड है और एक आपका ये वाला फिशिंग ग्राउंड यहां पर बन जाता है। नंबर 4 एंड द फाइनल रूल, अगर कोई कोल्ड करंट है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे जा रहा है, तो वो दोस्तों यहां पे डेजर्ट बनाएगा। यहां पर आपके बन गए डेजर्ट्स, मोहावे एंड सोनोरन डेजर्ट, और यहां पर आपका बन गया दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट, दैट इज दी अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो ये हालांकि सबसे गर्म डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, लेकिन दिस इज दैट पार्ट, ये इसको इसलिए सबसे गर्म कहा जाता है बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा आपको लोग देखने को मिलते हैं। इट इज द मोस्ट वार्म, मोस्ट हॉट इनहैबिटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज वाई ये भी काफी इंटरेस्टिंग डेजर्ट यहां पे बन जाता है। अगर आपने चीजों को समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी और यहां पे फोकस करने की आवश्यकता है। ये था आपके पैसिफिक ओशन के इंपॉर्टेंट करंट्स। अगली वीडियो में आपके लिए हम लोग अटलांटिक ओशन के इंपॉर्टेंट करंट्स को पेश करेंगे। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट आपके लिए हम लोग पेश करने वाले हैं, और इसमें जो एनवायरमेंट के सवाल हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अगर आपको हिस्सा लेना है प्लीज यूज द कोड ANI UPSC और इसमें आकर के हिस्सा लीजिए, और कई सारी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।